साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है वो चीन की अर्थव्यवस्था और भारत से जुड़ा है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले भारत की स्थिति आर्थिक मोर्चे पर क्या है, इस पर मैं आपके समक्ष अपने विचार रख रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ या करता हूँ उसको आप शेयर भी अवश्य कीजिए, क्योंकि यह लाभप्रद सूचना है। और अब मैं आता हूँ अपने मुख्य मुद्दे पर। हाँ तो साथियों, चीन की अर्थव्यवस्था के सामने अभी हम देख रहे हैं चार चुनौतियाँ हैं। पहला, उसका वर्कफोर्स जो है अब तक उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है, और जिसमें हम देखते हैं कि 1996 से 2023 तक लगभग 10 करोड़ तक की बढ़ोतरी हुई। लेकिन वह अब धीरे धीरे वह बढ़ोतरी जो है सिकुड़ रही है, और अनुमान यह भी लगाया गया है कि 2050 तक चीन की वर्कफोर्स में 20% तक कमी होगी। और दूसरा जो है, चीन की प्रॉपर्टी इंडस्ट्री जो वहाँ की जीडीपी का पांचवा बड़ा हिस्सा है, वह भी संकट में है। और मकानों की बिक्री जो है 2021 से लेकर अब तक जो है उसमें 40% कम हुई है। और अचल संपत्ति क्षेत्र में भी जो है 9.6% की कमी आई है। और तीसरी चुनौती जो चीन के समक्ष है, अमेरिका से उसका ट्रेड वॉर है जो काफ़ी समय से चल रहा है, और जिसकी वजह से चीन का निर्यात प्रभावित हुआ है। और चौथा जो है, चीन के शेयर बाजार में गिरावट। साथियों, चीन का जो शेयर बाजार है वहाँ के नागरिकों के लिए परिसंपत्ति का एक अन्य स्रोत रहा है। लेकिन हांगकांग है, संघाई है, शेनज़ेन है और न्यूयॉर्क एक्सचेंजों में जो उसकी लिस्टेड चीनी कंपनियां हैं, उनके मूल्यांकन में 2021 से अब तक 7 लाख करोड़ डॉलर की कमी आई है। और स्थानीय चीनी एक्सचेंजों में भी जो है हम देखते हैं 6 लाख करोड़ डॉलर से अधिक की कमी देखी गई है। चीन का शेयर बाजार जो है वहाँ के नागरिकों के लिए जैसा कहा कि परिसंपत्ति का एक मुख्य स्रोत रहा है। और इसमें एक बात यह ध्यान देने योग्य है कि एक स्थानीय चीनी एक्सचेंजों में जो है अभी मैंने कहा 6 लाख करोड़ से डॉलर से अधिक की कमी आई है। तो उससे एक और मुश्किल बात यह सामने आई है कि 40 साल में पहली बार वेतन पैकेज में भी 30% की कमी चीन में देखी गई है। साथियों, दीर्घकालिक प्रतिकूलताओं ने भी चीन की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बुरा प्रभाव डाला है। और शायद रिप्रोडक्टिव कारक इसमें सबसे अहम है। रिप्रोडक्टिव कारक मीन्स जो प्रजनन संबंधी कारक इसमें सबसे भी एक महत्वपूर्ण इसमें कारक के तौर पर हम देख सकते हैं। क्योंकि 1960 के दशक के बाद 2022 में पहली बार चीन की आबादी में गिरावट देखने को मिली, और आबादी में 8.50 लाख की कमी आई। और 2023 में गिरावट जो थी यह बढ़कर 20.8 लाख की हो गई। और यह रुझान जो है जारी आगे भी जारी रहने की संभावना है। कुछ आबादी विशेषज्ञों का तो यहाँ तक कहना है कि 2049 तक 2049 तक देश की श्रम योग्य जो आबादी है उसमें 27 करोड़ की कमी चीन में आ सकती है। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति का ध्यान उपभोक्ताओं की ओर नहीं है, और जिसका परिणाम यह हो रहा है कि चीन की जीडीपी में उपभोक्ताओं का हिस्सा जो है वह घट रहा है, और अभी मात्र 37% ही बचा है, जिसे हम वैश्विक मानदंडों के अनुकूल नहीं कह सकते। यानी यह बहुत कम है वैश्विक मानदंडों के हिसाब से। कमज़ोर घरेलू मांग का मतलब है कि नए उत्पादन का निर्यात जो है वैश्विक देशों को कम को करना होगा।
लेकिन यहाँ भी उसके समक्ष जो है, चीन के समक्ष दिक्कतें हैं, क्योंकि जहाँ अमेरिका जो है निश्चित रूप से चीन के आयात को रोक देगा। जैसा पहले कहा कि चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर जो है जारी है। वहीं यूरोप जो है चीन के बढ़ते इलेक्ट्रिक मार्केट से भी दहशत में है। और हालांकि चीन का कहना है कि वह निर्यात जो करेगा वह ग्लोबल साउथ की ओर करेगा, लेकिन अगर उभरते देशों को लगेगा कि चीनी व्यापार उन्हें कमज़ोर कर रहा है तो वे भी सावधान हो जाएंगे। और फिलहाल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी अगर हम देखें 31% है। साथियों, चीन में 2021 में अलीबाबा और मिटुआन जैसी कंपनियां पर जो कार्रवाई चीन ने की है उससे भी वहां के उद्यमी जो हैं नाराज हैं। कई लोग जिनपिंग के अप्रत्याशित योजनाओं से परेशान हैं और गिरफ्तारी के खौफ में जी रहे हैं। यही वजह है कि चीन के का जो शेयर बाजार है उसका मूल्यांकन 25 साल के निचले स्तर पर देखा गया। और यहाँ गौर करने योग्य यह भी है कि जब तक उद्यमियों में विश्वास नहीं जाग जाता तब तक इनोवेशन कैसे होगा, नवाचार कैसे होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है चीन के समक्ष। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग उक्त सारी अप्रिय स्थितियों से निपटने के लिए देश में एक न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस रणनीति अपना रहे हैं, और जिसमें उनका जोर जो है विनिर्माण उद्योगों को गति देना है। अब चीन जो है अब स्टील जैसे पारस्परिक बिजनेस पारंपरिक जो बिजनेस था चीन का, स्टील इस्पात, उसको छोड़कर वह कार हैं, बैटरी हैं, बायो है, मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन आधारित जो है उत्पादों पर अधिक फोकस कर रहा है। इसके लिए देश में हर साल 1.6 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया जाना चीन में प्रस्तावित है, और जो कुल निवेश का 5वां हिस्सा होगा। साथियों, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में हाई एंड सेमीकंडक्टर विज्ञान और इंजीनियरिंग में एक नई स्नातक पढ़ाई को मंजूरी प्रदान की है। और इस प्रकार चीन में अब कॉलेज से ही टेक्नोलॉजी पर फोकस शुरू हो गया है। चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि भविष्य की लड़ाई का मैदान जो है प्रौद्योगिकी ही होगी, और चीन को इस दिशा में अपने आप को मजबूत करना होगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि भले ही चीन की अर्थव्यवस्था जो है अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों मोर्चों पर जो है अभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही है, और 2023 में चीन का निर्यात और आयात जो है क्रमशः 4.6% और 5.5% तक कम हुआ है। लेकिन देश अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी शक्ति बना हुआ है, यानी चीन जो है अभी भी सबसे बड़ी कारोबारी शक्ति है। और विश्व व्यापार में यदि उसकी हम हिस्सेदारी देखें तो वह 15% के आसपास है। इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र को ही लें, वह चीन जो है दुनिया में अगुवा है, यानी उसकी लीडरशिप है। और सौर और पवन ऊर्जा का क्षेत्र का भी करीब 60% विनिर्माण, जिसमें बैटरी शामिल है, चीन में होता है। और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के शोध और इस्तेमाल में अमेरिका के साथ अग्रणी देशों में शामिल है, यानी अमेरिका के साथ उसकी गिनती जो है की जाती है। लेकिन साथियों, इसमें संदेह नहीं कि घरेलू आर्थिक चुनौतियों के कारण चीन का जो बाहरी आर्थिक कद है वह प्रभावित होगा, और इसे हम उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी BRI जो है उसमें हम देखने लगे हैं। और कहें कि उसका जो यह प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है, वह एक प्रकार से अभी अधर में लटका है। और ऐसी हालत में भारत के लिए यह संभावना बनती है कि वह उपमहाद्वीप में अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक संबद्धता को, यानी आर्थिक मैत्री को जो है मजबूत बनाए, आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाए। ऐसी आर्थिक दिक्कतों के बाद चीन का
बदलता भू राजनीतिक दृष्टिकोण निश्चित तौर पर भारत के लिए सुअवसरों का द्वार खोलता है, क्योंकि फिलहाल करीब 17.52 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले चीन के लिए 2023 में हासिल जो है 5.2% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो है काफ़ी कम है। जीडीपी जो उसकी 5.2% है। और दूसरी ओर अगर हम भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर पर यदि गौर करें तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान को 6.4% पर यथावत रखा है। और अपनी अर्धवार्षिक आर्थिक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान भी भारत की जो जीडीपी है उसकी वृद्धि दर के 6.5% के स्तर पर रहने का अनुमान जताया है। इस अनुमान का आधार अगर हम देखें, घरेलू मांग में वृद्धि है, सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं पर अधिकतम खर्च है और क्रेडिट वृद्धि में तेजी, ये कारक जो हैं 3 महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से जो है जीडीपी भारत की अ, अच्छी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया था। लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया। लेकिन एजेंसी का मानना है कि दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि दर में कमी आएगी, लेकिन अगर महंगाई नियंत्रण में रहती है और वैश्विक और आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी रहती है तो जीडीपी वृद्धि दर जो है अनुमानित प्रतिशत से ज़्यादा रहेगी, यानी इसमें सुधार हो सकता है। साथियों, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को BBB रेटिंग जो है उसकी बरकरार रखी है। और इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है मजबूती बनी रहेगी। और फिच का यहाँ भी मानना है, यह यहाँ तक मानना है कि भारत में महंगाई जो है स्थिर बनी हुई है और वित्त वर्ष 2024 के अंत तक यह घटकर 4.7% के स्तर पर रहने का उसने अनुमान लगाया है। और फिच के मुताबिक अगर हम देखें, भारत में निवेश की कोई कमी नहीं होगी और यहाँ देशी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेशक FPI जो है बदस्तूर निवेश करते रहेंगे, यानी उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। खपत में भी वृद्धि होगी और जिससे क्या होगा, मांग और आपूर्ति में तेजी आएगी और स्वाभाविक है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भारत की प्रति व्यक्ति नॉमिनल जीडीपी वृद्धि को अगर हम देखें तो उसमें भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023 को ही अगर हम लें, यह बढ़कर प्रति व्यक्ति 47,000 रुपये हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 के दौरान इस क्षेत्र में 8.4% की दर से बढ़ोतरी हुई थी। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखें, होटल है, परिवहन है, संचार, इनमें काफ़ी तेज वृद्धि हमने देखी। इसके अतिरिक्त रियल इस्टेट है, वित्त एवं पेशेवर सेवा क्षेत्र में भी जो है वित्त वर्ष 2023 के दौरान 6.4% की दर से वृद्धि देखी गई। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कहना है कि सशक्त मांग और उत्साहपूर्ण व्यापार, उपभोक्ताओं के सकारात्मक रुझान है, अनुकूल मानसून है और उच्च कृषि उत्पादकता है और बेहतर वैश्विक व्यापार, ये सारी चीज़ें इनके दम पर जो है चालू वित्त वर्ष और उसके बाद भी आगे भी भारत के लिए 7% 7% की आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर जो है उसको बनाए रखना कोई कठिन बात नहीं है। यानी 7% की जो है आर्थिक वृद्धि भारत में रह सकती है।
न केवल चालू वित्त वर्ष में, उसके बाद भी। आगे आरबीआई का यह भी कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विनिर्माण है और बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8% रहने की संभावना उस समय व्यक्त की गई थी। आरबीआई के अनुसार लंबी अवधि में जो खाद्य मूल्य स्थिरता हासिल करने के लिए उत्पादकता में सुधार की ज़रूरत जो है प्रमुख कारण बनी रहेगी, यानी इसमें स्थिरता ज़रूरी है। और अभी अगर हम देखें कि मौजूदा राजनीतिक संघर्षों की वजह से, यानी जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसके बाद जो इजराइल और गाजा, फिर उसमें ईरान भी कूद पड़ा है, तो ये सभी मौजूदा भू राजनीतिक जो संघर्ष हैं, इनकी वजह से मांग के साथ ही लागत कीमतों के मामले में बड़ी चुनौती सामने है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इससे मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है और जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यही नहीं, जहां एक और वैश्विक मांग में सुधार की गति धीमी होने की संभावना है, तो वहीं आपूर्ति श्रृंखला, यानी जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं, उसमें भी व्यवधान आने की संभावना है और भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता। साथियों, आरबीआई ने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति इस शीर्षक वाले लेख में कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति है, पिछले 2 महीनों में औसतन 5.1% के बाद मार्च 2024 में 4.9% पर आ गई, यानी उसमें गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम देखें, चीन के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानक मजबूत बने हुए हैं। यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि भारत के समक्ष चुनौतियाँ नहीं हैं, निश्चित तौर पर चुनौतियाँ हैं। लेकिन अगर हम चीन की मौजूदा स्थिति देखें और भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति देखें, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भारत जो है सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और जिसका ऊपर उल्लेख भी किया है। और आगामी वर्षों में भी विश्व में सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था होगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिसकी पुष्टि जो है न केवल आरबीआई कर रहा है, भारत का रिजर्व बैंक कर रहा है, बल्कि वैश्विक जो एजेंसियां हैं वो भी कर रही हैं। और भारत स्वयं भी अगर हम देखें, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को न केवल प्रयासरत है बल्कि आतुर भी है। और उसने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का स्वप्न भी देखा है और उसे भी वह अमली जामा पहनाने के लिए बराबर एक प्रकार से हम कहें कि संघर्षरत है और उसमें भारत को निश्चित रूप से सफलता मिलना तय है। तो साथियों, ये मेरा आज का विचार था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया। जो भी टिप्पणी आप देना चाहें अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और साथ में अनुरोध है कि मेरी कुछ पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहा हूं। और यदि समय मिले आप उसका अध्ययन करना चाहें तो मुझे विश्वास है कि आप अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बराबर बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए। तो एक बार पुनः नमस्कार।